अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैथमेटिक्स के अगले लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद। जैसे कि आप लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर 7 चल रहा था और उसकी एक्सरसाइज जो है ना 7.1 हम लोग कर रहे थे। अच्छा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के साथ जो एक बात मैंने शेयर करनी थी वो ये थी कि आप लोगों को पता है कि हम जो बीइंग अ ह्यूमन, हमारे अंदर जो सबसे बड़ा हमारा अलमिया जो है वो ये है कि हम जो है ना किसी भी चीज़ से ये चाहते हैं कि हमें जो है ना कोई भी आउटपुट कह लें या रिजल्ट्स हैं वो बहुत क्विकली हमें मिल जाएं। लेकिन बेटा ऐसे पॉसिबल नहीं होता। हम जो है ना किसी भी चीज़ को करते हैं और बहुत जल्दी जो है ना उससे बोर होने लग जाते हैं। मतलब कि हर जो है ना कह लें कि कुछ लम्हों के बाद, कुछ टाइम पास होने के बाद हमारी जो है ना ये क्या कह लें, सोच कह लें या हमारी जो किसी भी चीज़ की तरफ थिंकिंग है वो चेंज होने लग जाती है। अब स्टडी पे आए तो हम जो है ना अगर कोई भी इंस्पायरेशनल लेक्चर सुने या मोटिवेशनल कोई भी बात सुन ले तो हमारा बड़ा दिल करता है कि ठीक है हमने इसको कैरी करना है आगे। लेकिन अब एक दो दिन गुजरने के बाद हम जो है ना दोबारा फिर उसी लाइन पे वापस आ जाते हैं। मतलब कि हम फिर से वो बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं और यही वो पॉइंट होता है जब हम जो है ना अपनी जात को नीचे लाना शुरू कर देते हैं। तो बेटा आप लोगों के साथ मैंने पहले भी बड़ी दफा इस चीज को शेयर किया है, कोशिश किया करें अपने आप को जितना भी आप जो है ना बिजी रख सकें, जितना भी अपनी स्टडी के अंदर इसको इंडल्ज कर सकें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। नो डाउट ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी भी चीज को क्विट कर देना या गिव अप कर देना बहुत मुश्किल है। बुक खोलिए ना आपने, आपको नहीं समझ आ रही, बुक को उठाएं, बंद करके रख दें, ये बहुत ईजी था, आराम से बैठ जाएं। लेकिन हमने जो है ना ये आसानी वक्ती है, हमने इसको लेके नहीं चलना, हमने तो अपने फ्यूचर को जहन में रखना है। तो अगर अपने फ्यूचर को जहन में रखना है तो ये वाला जो टाइम है ना आपको इसके लिए कुछ ना कुछ तो स्पेशल जो है वो करना होगा। होप आप लोगों को मेरे पॉइंट की समझ आई होगी। अच्छा बेटे यहाँ पे देखें, कल मैंने कहा था कि हमने जो है ना नेक्स्ट टाइम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ना है। वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या था? द रेशो फार्मूला। अब ये रेशो फार्मूला है कि वो भी अभी हम देखते हैं और इसको नेक्स्ट आपने प्रूव करना है, ये इंपॉर्टेंट प्रूव है आपके पास। देखिए बेटा, रेशो फार्मूला स्टेटमेंट आपकी बुक के ऊपर लिखे हुए, मैं यहाँ पे जो है ना आप एक दफा उसको पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपके पास। वो कहता है कि आपके पास कोई भी दो पॉइंट हो, उनको वो क्या देता है कि आपके पास लेट्स सपोज दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट को उसने नाम दे दिया ए, एक पॉइंट को नाम दे दिया बी। दो पॉइंट है आपके पास, हम यहां पे ले लेते हैं। मान लें कि ये हमारा जो पॉइंट है ना वो ए है, इसी तरह से उससे कुछ डिस्टेंस पर हमारा दूसरा पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है? बी है। अब वो नेक्स्ट ये कहता है कि अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी इनके आप पोजीशन वेक्टर्स लो, क्या ले आप? पोजीशन वेक्टर। बेटा जब भी पोजीशन वेक्टर लेंगे आपको पहले भी पता है कि वो तो ओरिजिन से होगा। तो अगर हम यहां से बना लें कि ये ए है, यहां पे कोई एक ओरिजिन बना लेते हैं। ओरिजिन जस्ट इसलिए बनाया गया ताकि इस पॉइंट ए का आप पोजीशन वेक्टर ले सके। इसी तरह से पॉइंट बी का अगर आपने पोजीशन वेक्टर लेना है तो इसे भी ओरिजिन से स्टार्ट होना होगा। ठीक है, अब जो पॉइंट ए है वो कहता है कि आप उसका पोजीशन वेक्टर ले लें ए, जो पॉइंट बी है इसका पोजीशन वेक्टर ले लो आप बी। अब फिर नेक्स्ट वो कहता है कि अब वो जो लाइन जो ए को बी के साथ मिलाती है, इस तरह से ये पॉइंट ए पड़ा हुआ है, ये पॉइंट बी, इनको मिला दें इस तरह से, ये आपके पास। अब वो कहता है कि जो लाइन आपके पास ए बी है ना, इसके ऊपर आप एक और पॉइंट लें विच इज पी। आप पी पॉइंट ले लें किसी भी पॉइंट पर, इसमें जो है ना ले लें पी पॉइंट ले लिया। अब ये जो पॉइंट P है ना, ये कुछ इस तरह से होना चाहिए कि ये जो आपकी जॉइन बनी है, यानी कि ये जो लाइन बनी है ए बी बी, सॉरी यहां पे लिखें आप, ये जो जॉइन है आपके पास ए बी, ये पॉइंट P इस ए बी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। अब वो जो दो हिस्से कुछ इस तरह से हैं, ए को ऊपर वाले को P कह देता है, वो नीचे वाले को क्या कह देता है? क्यू। ये कैपिटल पी है, इसको स्मॉल पी लिख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, तो वो क्या करता है इसको दो पार्ट्स में। अब ये जो दो पार्ट्स अभी हम ये नहीं पढ़ रहे कि वो इक्वल हैं, यानी कि डिफरेंट है। एक पार्ट उसका पी है, पी कोई भी बेटे नंबर हो सकता है 1 2 3 एंड सो ऑन, और इसी तरह से ये कोई भी एक पॉइंट है क्यू है। फिर वो कहता है कि अगर इस पॉइंट पी का अब पोजीशन वेक्टर लोगे आप, अब देखिए पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर लेना है तो वो भी क्या होगा? फ्रॉम ओरिजिन ही होगा। तो यहां पे ओरिजिन से लेते हैं इस तरह से। उसको वो कहता है कि आप नाम दे लें आर का। तो कहता है कि ये अब जो आपके पास पॉइंट आर होगा ना, ये पॉइंट थे, ठीक है, अब मैं आर लिखता हूं यहां पे। ये जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी होगा वो क्या होगा? वो कहता है कि होगा क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू।
ये आपके पास जो है ना रेशियो फार्मूला है। अगेन रिपीटिंग सुन ले, इसकी स्टेटमेंट क्या है, कहता है कि बेटे आपके पास कोई दो पॉइंट हो, ये मैंने दो पॉइंट ले लिए, इनके पोजीशन वेक्टर ले ले, वो रीजन से लेने पड़ेंगे, ये इनके पोजीशन वेक्टर हो गए, ये ए हो गया, ये आपके पास क्या हो गया बी। अब वो कहता है कि पॉइंट ए को बी से मिला दे, तो और इनके ऊपर एक पॉइंट पी ले ले इसी लाइन के ऊपर, और वो पॉइंट पी जो है कुछ इस तरह से ले कि वो ए बी को दो हिस्सों में डिवाइड करे। दो हिस्सों में डिवाइड करने से मुराद ये है कि एक उसका हिस्सा पी ले लिया और एक क्यू ले लिया, और यहां पे हमने पी को क्यू के इक्वल नहीं किया, एक पी और एक क्यू। फिर वो कहता है कि ये जो पॉइंट पी आपने लिया इसका अगर पोजीशन वेक्टर लें तो वो कुछ इस तरह से होगा कि क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू। तो इस चीज को भी हमने प्रूव करना है, देखते हैं किस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके मतलब स्टार्ट में तो आप थोड़ा सा बता दोगे कि लेट ए बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, बी बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, लेट बी बी द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स ए बी इनटू टू रेशियोज पी रेशियो क्यू, एंड लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इज आर। वी हैव टू प्रूव दिस। देखिए बेटा, आप सबसे पहले जो है ना, आप यहां से फिगर से देखें, ये आपके पास जो है ना इस ये डायरेक्शन देखें, ये टूवर्ड्स डाउनवर्ड है इस तरह से। तो हम यहां पे लिखते हैं मेजरमेंट एपी, ये फ्रॉम फिगर में कर रहा हूं डायरेक्ट, रेशो यानी कि मेजरमेंट एपी इतनी हो गई, रेशो मेजरमेंट पीबी, मेजरमेंट पीबी वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटे। देखिए एपी जो है वो कितना था आपके पास, ये एपी पड़ा हुआ है ना, तो इसकी जो आपके पास यहाँ पे देखें वो है पी रेशो, पी के साथ आपने डिनोट किया, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख रहा हूँ, पी रेशो। आगे ये क्या बेटा, मेजरमेंट पी बी, पी दिस पॉइंट जो है ये पी बी है और ये क्या है क्यू है, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, क्यू लिख दिया। यानी कि इससे मैंने एक स्टार्ट लेने के लिए इस तरह से लिख दिया कि फ्रॉम फिगर आप ये लिख सकते हो। कैसे किया ये आपने, फ्रॉम फिगर। अच्छा बेटे नेक्स्ट देखें, रेशो है, रेशो का मतलब है डिवाइड करना, तो हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं फिर, डिवाइडेड बाय मेजरमेंट पी बी विच इज इक्वल टू पी ओवर क्यू। ठीक है, इस तरह से आ गया आपके पास, मेजरमेंट ए पी ओवर मेजरमेंट पी बी इज इक्वल टू पी ओवर क्यू आ गया। अब बेटे ये देखिए मेजरमेंट है इस तरह से, ये इतनी ए पी, तो इसको हम सिंपल जो है ना वेक्टर से रिप्लेस भी कर सकते हैं। हम ये लिख दें अगर ए पी वैक्टर डिवाइडेड बाय पी बी वैक्टर विच विल बी इक्वल टू पी ओवर क्यू, या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड ये इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, क्यू इंटू ए पी विल बी इक्वल टू पी इंटू पी बी, पॉइंट पी बी। इस तरह से आ गया। अब नेक्स्ट बेटा आपके पास देखिए ये वेक्टर आपके पास क्या है, ए पी है वेक्टर आपके पास, ये सॉरी सिंपल आपके पास जो है ना इसमें वेक्टर। देखिए आपके पास ए पी है, तो अगर इसका हम लिखना चाहते तो हम ऐसे लिखेंगे ना कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो मैं कुछ इसी तरह से इसको लिखने लगा हूं, क्यू इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पी का पोजीशन वेक्टर देखिए बेटे आपने क्या लिया हुआ है, आपने आर लिया है, तो ये क्या आ जाएगा, आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और ए का पोजीशन वेक्टर क्या लिया हुआ है, आपने ए लिया हुआ है, स्मॉल ए, इज इक्वल टू पी जो आपकी रेशियो है इनटू, देखिए ये बेटे जो पॉइंट पी है आपके पास ये बी है, मतलब पी बी है, तो इसका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पहले भी पढ़ा हुआ है कि जिस पे टर्मिनेट हो रहा है उसका पोजीशन वेक्टर पहले लेना है, तो बी का पोजीशन वेक्टर है बी माइनस पी का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है। अब इसको अगर सॉल्व करें, क्यू के अंदर मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा बेटा, क्यू आर माइनस क्यू ए इक्वल टू पी बी माइनस पी आर। इसको ना थोड़ा डिफरेंट करने के लिए आप इस तरह से लिख लेंगे, ये स्मॉल पी है आपके पास। अच्छा अब देखिए आपने तो आर के लिए रिजल्ट निकालना है ना, तो यहां से जो आर वाली टर्म है उसको एक साइड पे ले आओ आप, तो देखिए क्या हो जाएगा, क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल टू पी बी, ये माइनस का जब उधर लेके जाओगे तो दूसरी तरफ आपके पास प्लस हो जाएगा क्यू ए। या फिर देखिए बेटे आर इसके अंदर भी है, आर इसके अंदर भी है, तो अगर हम आर को कॉमन ले लें वो पीछे क्या बच जाएगा, क्यू प्लस पी इज इक्वल टू, इसको मैं पहले लिख रहा हूं इस वाली ए वाली रकम को, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू ए प्लस पी बी। ये मैंने कौन सी प्रॉपर्टी के मुताबिक लिखा है भला, सोचे तो ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है जी, बिल्कुल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें ए प्लस बी इक्वल होता है बी प्लस ए के। तो यहां पे देखिए आपके पास बेटे आर है, सॉरी ये, तो यहां से आर किसके इक्वल फिर आ जाएगा, आर इक्वल आ जाएगा क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या, क्यू प्लस
P, या फिर उसको हम लिख सकते हैं P प्लस Q, क्योंकि आपके पास एडिशन जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव है। तो ये क्या गया P प्लस Q। और देखिए तो यही वो रिजल्ट था जो आपने इसमें प्रूव करना था कि हमारा जो R है वो किसके इक्वल होना चाहिए, QA प्लस PB ओवर P प्लस Q। तो ये आपके पास जो छोटा सा जो है ना आपके पास रिजल्ट है जिसको हम कहते हैं रेशियो फार्मूला। आपने इसकी स्टेटमेंट भी लर्न करनी है और इसका प्रूफ भी, क्योंकि पेपर में अगर पूछा जाएगा तो वो कुछ इस तरह से होगा कि स्टेट एंड प्रूव रेशियो फार्मूला। अच्छा बेटे नेक्स्ट आप जो है ना एक्सरसाइज पे आ जाएं। हमारी जो है ना एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना वो आज हमने देखना है। ठीक है, इसको जो है ना इधर ही करते हैं साथ ही हम। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपके पास देखिए क्या है, कहते हैं कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स इन द गिवन रेशियो। और फिर वो कहता है कि पॉइंट C विद पोजीशन वेक्टर 2i माइनस 3j, मतलब कहता है कोई एक पॉइंट C है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या दिया है उसने, 2i माइनस 3j, मतलब पोजीशन वेक्टर तो बेटा हम उसको लिख सकते हैं OC। फिर इसी तरह से वो कहता है कि एक और पॉइंट है D जिसका पोजीशन वेक्टर उसने दिया हुआ है, इधर ही लिख लेते हैं, आपके पास पॉइंट D है, उसका पोजीशन वेक्टर जो उसने दिया है वो है आपके पास 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j। और उसके बाद वो कहता है बेटा कि ये जो है ना आपके पास आपने पोजीशन वेक्टर फाइंड करने हैं उस पॉइंट के ऊपर स्टेटमेंट में पढ़े जिधर लिखा पॉइंट ऑफ डिवीजन, जो पॉइंट जैसे यहाँ पे पॉइंट P था जो उसको डिवाइड करता है इन द रेशियो 4:3। रेशियो क्या है आपके पास गिवन, 4:3। तो बेटा आपके पास जो है ना ये बिल्कुल रेशियो फार्मूला का ही रिजल्ट है। आप इसको जो है ना इसके साथ कंपेयर करते हैं। हम देखें पहले एक पॉइंट है OC, यहाँ पे पॉइंट A था, तो आप सिर्फ इस तरह से लेट कर लीजिएगा कि ये जो OC है ना मान लें कि ये किसके इक्वल है, इसका आप पोजीशन वेक्टर क्या ले लें, A के इक्वल ले लें। जैसे यहाँ पे था ना आपके पास, मान लें कि ये अब आपका जो है ना वो OC हो गया, मतलब अगर मैं इसको इसी तरह से चेंज कर रहा हूँ कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आप इसको A ना बोलिए, इसको जो है ना इस वाले पॉइंट को आप बोल दें कि ये C है, और ये वाला जो पॉइंट है बोल दें कि वो क्या है आपके पास D है। फिर देखें बेटे आपके पास क्या होगा कि आपके पास इसमें OC ये हो गया और ये A आ गया। फिर इसी तरह से पॉइंट OD देखें उसका पोजीशन वेक्टर क्या लिया था आपने, B लिया था, तो यहाँ पे B लिख दिया। और रेशियो क्या थी, एक रेशियो P था एक पॉइंट Q था, तो ये मान लें कि फर्स्ट वाला P है, सेकंड वाला क्या है आपके पास Q है। तो अब सिंपल आपने क्या करना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है किसका, जो पॉइंट इनको डिवाइड करता है। पॉइंट डिवाइड कौन कर रहा था, P का पोजीशन वेक्टर क्या था R। तो हम इस तरह से लिख लेते हैं कि लेट R बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन उसका पोजीशन वेक्टर ये आ गया आपके पास। अब देखिए बेटा फार्मूला ये आपके पास है, मैं अगेन लिख रहा हूं यहाँ पे R इज इक्वल टू QA प्लस PB ओवर P प्लस Q। तो सिंपल आपके पास जो है ना हमने इसके अंदर वैल्यूज प्लेस करनी, किस तरह से, Q है आपका वो है 3, पे लिख देता हूं 3, आगे A इज 2i माइनस 3j प्लस P विच इज 4, ये वाली रेशियो आपके पास, एंड B is 3i plus 2j divided by P plus Q which is 4 plus 3। अब इनको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई अंदर करें 3 to 6i माइनस 9j, इधर भी करें प्लस 12i प्लस 8j डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 आपके पास 7, या R इज इक्वल टू, देखिए बेटा i को i के साथ डील करना है, 6i और प्लस 12i ये हो जाएगा 18i माइनस 9 प्लस 8 माइनस j, यानी कि 1 नहीं रह जाएगा वो आप लिखोगे नहीं, ओवर 7, या फिर R वुड बी इक्वल टू 18 ओवर 7i माइनस 1 ओवर 7j। मैंने इसके i और j कंपोनेंट क्या कर दिए हैं, अलग-अलग कर दिए, और ये आपके पास बेटे उसमें क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। तो ये आपने जो है ना एक सिंपल सा क्वेश्चन आपने देख लेना है, मतलब कि आप इसको ध्यान में रखिएगा, उसके साथ ही आपका जो है ना वो वाला हो जाएगा। और जो इसका दूसरा पार्ट है वो आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से ट्राई करना है, खुद से करना है। अच्छा बेटा इसमें सॉरी एक चीज रह गई कि ये जिधर आपके पास ये प्रूफ खत्म हो रहा है ना, वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है क्रॉलरी का, इस तरह से क्रॉलरी। अच्छा बेटा आपके पास ना दो चीजें होती हैं, एक होता है लेमा,
एक होती है क्रोलरी। लेमा क्या होता है? लेमा भी एक छोटा सा रिजल्ट होता है, लेकिन वो होता है बिफोर द थ्योरम, ठीक है ना, बिफोर द थ्योरम। जैसे ये आपके पास, अब इसमें हमारे पास थ्योरम था, एक थ्योरम, तो ऐसा रिजल्ट जो बिफोर थ्योरम हो उसको कहते हैं लेमा, और ऐसा रिजल्ट जो आफ्टर थ्योरम आए, मतलब थ्योरम से डायरेक्ट ही आप उसको लिख सको, उसको आप बोलते हो क्रोलरी। मतलब ये एक छोटा सा रिजल्ट ही होता है। अब ये रिजल्ट बेसिकली बेटे ये था, वो कहते हैं कि ऐसा अगर हो जाए, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि P और Q इक्वल नहीं है, कहते हैं कि अगर P इक्वल टू Q हो जाए, फिर देखिए क्या होगा। देखिए मान लें कुछ इस तरह से हम P को Q के इक्वल रखते हैं, इसमें जिधर जिधर P है ना वहां पे आप क्या कर दें, Q लगाएं, तो देखें क्या बनेगा आपके पास। हमारे पास इसमें आ जाएगा R इज इक्वल टू, या इसमें ना सॉरी बेटे इस तरह से P इज इक्वल टू Q है ना, हम इस तरह से कर लेते हैं कि P इज इक्वल टू Q है, और ये दोनों एक दूसरे को जो है ना, जितना मतलब ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये है, और हम लेट कर लेते हैं कि वो जो डिस्टेंस है वो मान लें किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। मतलब कि अगर आपके पास ये टोटल इतनी लेंथ थी ना, तो इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1 ऊपर रह गया जो P के पास चला गया, 1 नीचे जो Q के पास चला गया, और दोनों इक्वल है तो इसको 1 के इक्वल रख लिया। अब इसमें जो है ना P Q की वैल्यू लगाओ इसी फार्मूले में, देखिए Q 1 हो जाएगा, वो मैं नहीं लिख रहा, A आ जाएगा, प्लस P भी 1 हो जाएगा तो B का B आ गया, डिवाइडेड बाई P प्लस Q, 1 प्लस 1 विच इज 2। तो अगर इस तरह से हो जाए कि R आपका क्या आ जाए, A प्लस B ओवर 2, तो यहां से हम डायरेक्ट बेटे कह सकते हैं कि जो पॉइंट P होगा ना, वो क्या हो जाएगा, इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये जो जॉइंट AB है ना, वो इसका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। अच्छा इसी को देखें, मिड पॉइंट में क्यों कह रहा हूं, बोला बेटा इस तरह से है कुछ कि यहां पे देखे ना पॉइंट A था, इधर आपका क्या था, पॉइंट B था, ये उसी तरह से A B O। देखिए जैसे ये जॉइन थी आपके पास, अब ये टोटल है ना, अगर इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें तो ये बिल्कुल उसका क्या बन जाएगा, सेंटर यहां से 1 ऊपर 1 नीचे, मतलब P भी 1 और Q भी 1। तो अब देखिए ये जो पॉइंट P है आपका, ये वाला, ये बिल्कुल उनके मिड में है, तो ये मिड पॉइंट की डेफिनेशन भी आपने ज़हन रखनी, नेक्स्ट हमने यूज भी करनी है। करना क्या होता है कि दोनों पोजीशन वेक्टर्स को ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दें, वो आपका क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। तो ये भी आपने जो है ना इसको जहन में रखना है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो कोई भी एक्सरसाइज है ना बेटे, उसको स्टार्ट करने से पहले आपने जो है ना, जो भी एक्सरसाइज से पहले बुक के ऊपर आपके पास स्टेटमेंट्स हैं या कोई भी रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, उसको एक दफ़ा अच्छे से देख लेना है आप लोगों ने। डायरेक्ट एक्सरसाइज पे अगर हम जाते हैं ना तो वो मुश्किल होता है, क्योंकि उससे पीछे उन्होंने कंसेप्ट बताए होते हैं, हम उसको छोड़ के अगर आगे जाएंगे तो वो मसला हमारे लिए होगा। अच्छा बेटा आप ना पेज नंबर 326 पे देखें, एक डिफाइन लिखी हुई है, हमने पहले भी देखी है, पैरेलल वेक्टर्स की, पैरेलल वेक्टर्स। अच्छा बेटा इसकी सिंपल सी डिफाइन देख लें, दो वेक्टर्स हों आपके पास, लेट ए कह लें U एंड V बी 2 वेक्टर्स, ये आपके पास क्या हैं, दो वेक्टर हैं। अब ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये पैरेलल उस वक्त होंगे जब इन दोनों को एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिखा जाए। स्केलर मल्टीपल बेटे इस तरह से होगा, U इज इक्वल टू KV और V इज इक्वल टू, इसको मैं K1 कह देता हूं डिफरेंट करने के लिए, V इज इक्वल टू K2U, इस तरह से कुछ, मतलब दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिखे जाएं। जैसे कि आपके पास एक वेक्टर हो ना, मान लें कि V वेक्टर है आपके पास 2i प्लस 3j, एक इसी तरह से हम और वेक्टर 2v लेते हैं, या एक और वेक्टर सॉरी ले लें, वो आप ले लें u, वो कुछ इस तरह से है हमारे पास 4i प्लस आप ये कह लें 6j के। अब ये चेक करना है क्या ये दोनों एक दूसरे के कह लें कि आपके पास जो है ना दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं। तो देखें हम u को ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लें, पीछे क्या बच जाएगा आपके पास 2i प्लस 3j, या फिर u इज इक्वल टू 2। अब ये जो इतना रिजल्ट है 2i प्लस 3j, ये किसके इक्वल है, v के भी इक्वल है। यहां से देखें तो आप, अब मैं इसकी जगह पे v लिख देता हूं, तो ये देखिए क्या आ गया रिजल्ट, u इज इक्वल टू 2v। तो ये पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए क्या होगा, दो वेक्टर्स होंगे, उनके दरमियान यहाँ पे एक स्केलर मल्टीपल के साथ वो कनेक्ट होंगे। तो ये याद रखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यही यूज होना है। अच्छा बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 इसका, वो कहता है कि आपके पास प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट। अच्छा इसको समझे स्टेटमेंट को पहले, कहता है कि प्रूव दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब क्या, एक ट्राइंगल है आपके पास, ये मैं बना रहा हूं इस तरह से, ये ले ली ट्राइंगल,
इस तरह से इसको नाम दे लें ए का, बी, ये सी, ये आपके पास एक ट्राइंगल होगी। अब फिर वो कहता है कि प्रूव दैट, क्या हमने प्रूव करना है कि लाइन सेगमेंट, एक लाइन का टुकड़ा, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, जो क्या करता है, ज्वाइन करता है मिड पॉइंट को, किसके मिड पॉइंट ऑफ टू साइड। हम ये साइड ले लेते हैं, एक ये साइड हो गई, एक ये साइड, इनका ये ले लिया मिड पॉइंट। कहते हैं कि इन दोनों को आपस में मिलाओ, लाइन सेगमेंट की बात हुई है ना बेटे, तो लाइन सेगमेंट ये इसको एक लाइन के साथ मिला दिया। अब वो ये कहता है कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसको कोई नाम देते हैं, इसको नाम दे लें पी का दे लें, और इसको हम नाम दे देते हैं क्यू का। यानी कि आप पी क्यू आपके पास एक लाइन सेगमेंट आ गया। हमने साबित ये करना है कि ये जो आपके पास कहता है कि लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग, कि वो जो है आपके पास, मीन सिंपल मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये जो आपके पास लाइन बनी है ना पी क्यू, ये क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए थर्ड साइड। देखिए बेटा ये साइड यूज हो गई, सेकंड वाली भी, ये बात की थर्ड साइड इज बीसी, तो क्या होना चाहिए, पी क्यू किसके होना चाहिए, पैरेलल बीसी के। और ये जो पी क्यू है ना, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, हाफ एज लॉन्ग, मतलब कि अगर इसकी लेंथ 2 है ना टोटल बीसी की, तो इसकी उसके हाफ होनी चाहिए। हाफ इसकी कैसे निकालेंगे, 1 मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनके दरमियान सेकंड रिजल्ट जो है ना कुछ इस तरह से बनना चाहिए कि आपके पास जो है ना पी क्यू इक्वल होना चाहिए 1/2 BC के, मतलब अगर आप BC का हाफ कर देना तो वो PQ की लेंथ के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वहां पे लिखा हाफ एज लॉन्ग थर्ड साइड, यानी कि थर्ड साइड BC जितनी लॉन्ग है उससे आधी होनी चाहिए ये जो आपकी लाइन सेगमेंट है, जो दो मिड पॉइंट्स को बना के जो है ना बनी थी आपके पास, मिला के बनी थी। अच्छा अब यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट में करें बेटा, लेट A, B एंड C बी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ, किसके पोजीशन वेक्टर ले लिया हमने, A, B एंड C। हमने इसका A का जो पोजीशन वेक्टर बेटे ले लिया A, B का पोजीशन वेक्टर ले लिया B, C का पोजीशन वेक्टर क्या ले लिया, C ले लिया। अब नेक्स्ट जो है ना देखिए P और Q इनके मिड पॉइंट हैं, तो अगर हम P के लिखना चाहिए, अभी मिड पॉइंट के हमने वो कॉलरी में रिजल्ट देखा है, P क्योंकि इसका मिड पॉइंट है तो इसके फिर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। देखिए P किन पर कौन सी लाइन पर है, वो है यहाँ पे, इसमें A यूज होगा और B होगा। तो अगर मिड पॉइंट लेना है तो आप क्या करें, A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। यहां पे Q की बात करें वो A और C का है तो ये हो जाएगा A प्लस C डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। अब आपको क्या चाहिए, PQ पैरेलल करना है ना BC के, तो PQ निकाल लेते हैं पहले। वो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, मतलब Q वाला पहले P वाला बाद में, इनकी वैल्यू लिखते हैं। देखिए बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q ये अभी आपने निकाला, वो क्या आया है, A प्लस C डिवाइडेड बाय 2 माइनस P का देखें ये वाला A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करते हैं इसको बेटे, देखिए मैं इधर ही कर रहा हूं इसको साथ ही, 2 आपका एलसीएम आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा A प्लस C माइनस A, ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, और माइनस B, तो A के साथ काट गया और हमारे पास क्या आ गया, C माइनस B ओवर 2। इसको आप क्या नाम दे लें, इक्वेशन 1 कह लें। अब दूसरा पॉइंट क्या चाहिए, BC चाहिए, उसी तरह से हम लिखें BC, वो क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। वो देखें किसके इक्वल आ रहा है बेटे, पोजीशन वेक्टर ऑफ C का पोजीशन वेक्टर है C माइनस B, ये आ गया आपके पास। अब देखिए अब हमने क्या करना है, इनको कुछ जो है ना स्केलर मल्टीपल में लिखने की कोशिश करें, जैसे अभी मैंने बताया इस तरह से कि U इज इक्वल टू होना चाहिए KV के, कुछ इस तरह से रिजल्ट बने। देखिए अगर हम जो है ना इक्वेशन 1 से लिखें, इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, बेटा PQ वैसे ही रहने दें इक्वल, यहाँ पे क्या था जो फाइनल रिजल्ट आया था, C माइनस B बाई 2 था ना आपके पास, मैं दोबारा लिख रहा हूँ C माइनस B बाई 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 इंटू C माइनस बी। देखिए C माइनस बी इधर भी ऊपर है इधर भी ऊपर है, क्योंकि C माइनस बी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 1/2 और C माइनस बी जो है इसको इक्वेशन आप 2 कह लीजिएगा। C माइनस बी है वो किसके इक्वल आया बेटे आपके पास, वो बेटा BC के इक्वल था, तो मैं C माइनस बी की जगह पे क्या लिखने लगा हूँ, BC, और ये वैसे ही आ रहा है साथ इसके PQ।
तो ये देखिए बेटा आपके पास क्या रिजल्ट बन गया कि पी क्यू इज इक्वल टू बन गया 1/2 BC। तो देखिए पी क्यू और BC के दरमियान आपने एक स्केलर लेके आ गए हो, वो क्या है 1/2, जैसे यहाँ पे के लिखा हुआ है मैंने। और ये फर्स्ट चीज होगी कि स्केलर मल्टीपल में लिखेंगे तो पी क्यू पैरेलल हो गया BC के, और सेकंड आपने इसमें ये देखना था कि ये हाफ एज लॉन्ग होगा, तो उसके लिए मैंने कहा था ये प्रूव करना चाहिए। तो देखिए ये वो डायरेक्ट वो भी बन गया कि पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 BC। तो यहां पे आप लिख देंगे विच इज आर रिक्वायर्ड रिजल्ट, कि वो दोनों ही रिजल्ट जो है ना एक साथ ही प्रूव हो गए। तो ये आपने देख लेना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में बेटा वो है आपकी स्टेटमेंट को समझना। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, उसने ये कहा था कि आपके पास एक ट्राइंगल है, फिर उसकी कोई दो साइड के मिड पॉइंट ले लें, जैसे यहां पे ले ले, उनको मिलाएं तो एक लाइन बनेगी। अब वो जो लाइन है वो तीसरी साइड जो होगी, जो बच गई थी पहले, उसके पैरेलल होगी। तो ये यहां पे आपने केस को देख लीजिए।